मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गैसेस लॉ। हमारा आज का टॉपिक है गैसियस के लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना बेटा। अब देखो बेटा, अगर गैसियस लॉ पढ़ने हैं तो इसके लिए आपके पास तीन चीज़ें होंगी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन तीनों में से हम, दीज आर द थ्री वेरिएबल्स, इन तीनों में से हम वन बाय वन एक चीज़ को कांस्टेंट लेंगे और उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन और है। वो कंडीशंस क्या है कि जो गैसियस लॉ है उसमें जो मास है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और यू कैन से द गिवन अमाउंट ऑफ मास इज फिक्स्ड, तभी ये गैसियस के लॉ एप्लीकेबल होंगे। अगर आप मास को चेंज करोगे तो उसके साथ साथ गैस के लॉ चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहला गैसियस लॉ देखो कौन सा है, बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या है, इसमें किसको कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को। तो यू कैन से टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। देखो, गिवन मास ऑफ गैस की बात करिए, इट मीन्स द मास इज अ कांस्टेंट, इज इनवर्सली proportional to its pressure। क्लियर है बेटा? तो क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ क्या कह रहे हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। कब है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे, वी पुट अ वन कांस्टेंट के, तो पी वी इज इक्वल टू के, और वी कैन से इट इज़ अ कांस्टेंट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू V2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल में हेल्पफुल करेगा। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास क्या है, बॉयस लॉ। अब बॉयस लॉ के लिए बेटा आपने क्या करना है, डिफरेंट ग्राफ करने हैं। अब वो डिफरेंट ग्राफ कैसे करोगे, नोट डाउन कर लिए, रब कर दूँ, अगर नहीं नोट डाउन किया पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब बॉयस लॉ के हम क्या करेंगे, ग्राफ, और इसके जो ग्राफ हैं वो डिफरेंट वेरिएबिलिटी में डिफरेंट ग्राफ होंगे। सबसे फर्स्ट ग्राफ क्या है बेटा, अगर हम प्रेशर और वन बाय वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? उसके बाद सेकंड ग्राफ, अगर हम PV प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट वर्सेस प्रेशर या फिर वॉल्यूम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आएगी एक। और जब हम P वर्सेस V प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ क्या आएगा, हाइपरबोला, डिक्रीमेंट हाइपरबोला आएगा। क्लियर है? और जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं P वर्सेस V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दीज ग्राफ आर कॉल्ड अ आइसोथर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, आइसो मीन्स सेम एंड द थर्म इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर। और हमें पता है बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, आइसोथर्म। जहाँ पर भी आइसोथर्म वर्ड लिखा होगा इट मीन्स इट्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आपने ये तीनों ग्राफ करने हैं। फर्स्ट ग्राफ किसके बीच में है, प्रेशर एंड वन बाय वॉल्यूम। सेकेंड इज PV वर्सेस अ P और V, एंड द थर्ड वन इज द प्रेशर वर्सेस अ वॉल्यूम। नेक्स्ट देखो बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ अ बॉयस लॉ। बॉयस लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपको पता है गैस आर अ कंप्रेसिबल, अगर हम गैस को कंप्रेस्ड करते हैं तो बहुत ही ईजिली कंप्रेसिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर, इनके बीच में स्पेस है। अगर हम इसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल क्या जाते हैं, पास। अब जब इसके मॉलिक्यूल पास आ गए, अगर हम बात करें गैस है तो आपको पता है गैस की डेंसिटी क्या होती है बेटा, लो।
बट जब इसके मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो वी कैन से इट इज चेंज इनटू अ मोर कंप्रेसिबल फॉर्म। पास पास आ गए तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई। तो हमने कहा इट विल बी मोर डेंसिटी। जब गैस को हम कंप्रेस्ड करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने कहा है कि जो बॉयस लॉ है वो बॉयस लॉ क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हमने बॉयस लॉ की हेल्प से बेटा ये प्रूव करना है कि कैसे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो मैथमेटिकली पहले अज्यूम करो, हमने अज्यूम करा सपोज m इज द मास ऑफ अ गैस, v इज द वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज d। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मैंने मास को m लिख दिया, वॉल्यूम को v लिख दिया। अब बॉयस लॉ क्या कहता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको हमने k मान लिया है। तो यहाँ से v निकाल सकते हैं बेटा, तो ये p नीचे चला जाएगा तो v इज इक्वल टू k बाय p हो जाएगा। तो इस वॉल्यूम की वैल्यू इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू यहाँ पे m का m आ गया, v की जगह हमने क्या लिख दिया, k बाय p आना था। अब ये p ऊपर चला जाएगा। अब हमने पता है, हमने कहा है कि एट अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस मीन्स मास भी कांस्टेंट है और k भी क्या है, कांस्टेंट। तो हमने इन दोनों कांस्टेंट की जगह एक अनदर कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज अ k डैश। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो वेयर m एंड k इज कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट की जगह हमने एक कांस्टेंट लगा दिया k डैश। तो हमारे पास डेंसिटी इक्वल टू क्या है, k डैश एंड p इज द प्रेशर। अब देखो जब हम इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं, यहाँ पर देखो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करना है जैसे बॉयस लॉ में करा था, तो हम इक्वल डाल के k डालते हैं। तो अब यहाँ पर इक्वल और k है तो हम इसको खत्म करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उसकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी, या फिर अगर हम प्रेशर कम है तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम। इसी वजह से एट अ हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या मतलब हुआ, पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है। एट हाई हाइट, एल्टीट्यूड मतलब कि हाई हाइट पे, या फिर यू कैन से माउंटेन क्लाइंबर्स, जब या फिर हम एरोप्लेन में अगर एयर में जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है और एयर की डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम। क्यों, अभी आपने करा डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब प्रेशर कम है तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो जो पर्सन है अगर वो माउंटेन क्लाइंबर्स है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, दे फील अ लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर अ ब्रीथिंग। तो पर्सन को क्या फील होता है, हेडेक, अनईजीनेस, वो इजीली उस माउंटेन पे नहीं चढ़ सकता, जिसको क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, व्हेन अ पर्सन डिड नॉट फील अ कंफर्टेबल, दे फील अ हेडेक, अनईजीनेस ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ अ ऑक्सीजन फॉर अ ब्रीथिंग। तो इसी वजह से जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ क्या कैरी करके लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। आपने टीवी में देखा होगा बेटा कि जितने भी लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं या फिर जो स्कूबा ड्राइवर्स हैं जो पानी में नीचे जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम अवेलेबल होती है फॉर अ ब्रीदिंग पर्पस, और पर्सन को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसी वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ, दैट इज अ बॉयस लॉ। अब हम सेकेंड लॉ करेंगे, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ। देखो अब हमने क्या करा, पहले वाले में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, इसमें हम क्या कांस्टेंट लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट लेंगे। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस। अब गिवन मास ऑफ अ बात कर रहे हैं तो इट मीन्स मास इज ऑल्सो कांस्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन अ डिग्री केल्विन। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, टेम्परेचर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो हम क्या लगा देंगे, कि यहाँ पर K क्या है, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब T को इधर ले आओ बेटा, V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K हो गया, कब, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हम इसको लिख सकते हैं V बाई T1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, जैसे बॉयस लॉ क्या था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम वर्सेस द टेम्परेचर, और ये ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, और कहाँ से पास होगा, फ्रॉम द एक्सिस। इसमें आप वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। अब चार्ल्स लॉ की इंपॉर्टेंस देखो, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। देखो अगर हम कह रहे हैं कि हमने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अब अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम एयर को हीट करते हैं तो हीट करने से एयर एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। देखो D इज इक्वल टू M बाई V, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी। तो तभी हमने कहा कि जो एयर है एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। इसी वजह से हॉट एयर लाइटर होती है देन एटमॉस्फेरिक एयर, कि एटमॉस्फेरिक एयर से हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है। इसी वजह से हम हॉट एयर को यूज़ करते हैं बैलून्स में फॉर अ मेट्रोलॉजिकल पर्पस। जैसे दिवाली में भी आप देखते हो बेटा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे गोल गोल से होते हैं, उनके नीचे आग लगा के आप उसको हवा में छोड़ते हो तो वो ऊपर चले जाते हैं, बहुत हाइट पे जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है आग, वो आसपास वाली एयर को गर्म करती है, और एयर जिससे हीटेड होती है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो बैलून को, उस लिफाफे को ऊपर लेके जाती है। तो इसी वजह से दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अ चार्ल्स लॉ, कि हीट करने से एयर एक्सपैंड हो रही है और हॉट एयर की डेंसिटी एटमॉस्फेरिक एयर से कम होती है और वो उसको उड़ने में हेल्प करती है। क्लियर है बेटा? आज की वीडियो में हम ये 2 लॉ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।